हेलो स्टूडेंट, ड्रीम एकेडमी चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इससे पहले कि आज की क्लास स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है वो हमारे वीडियो शेयर और लाइक करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दो चर की रैखिक समीकरण के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हम चर और अचर राशियों के बारे में जान लेते हैं कि क्या होती है चर राशियां और क्या होती है अचर राशियां। तो अचर राशियों में वो संख्याएं आती है जिनके मान हमेशा फिक्स होते हैं, यानी जितनी भी तरह की संख्याएं हैं, अंक हैं, वो सब किस में आएंगे? अचर राशि में। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ऐसी राशियां जिनके मान क्या हो, हमेशा नियत हो, फिक्स हो, उनको अचर राशियां कहते हैं। जैसे सभी वास्तविक संख्याएं, जैसे 2, 3, 5, 7 माइनस में हो या प्लस में, या हम कोई अंडर रूट में भी ले लें तो वो भी संख्या क्या हो जाएगी? अचर राशि ही हो जाएगी, क्योंकि इनके मान फिक्स होते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है चर राशियां जिनके मान निरंतर बदलते रहते हैं। बदलते मान का क्या मतलब है कि हमें जो भी कंडीशन दी हुई है समीकरण में, उसके अकॉर्डिंग इनके मान कंटिन्यू चेंज होते रहते हैं। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया x + 5 = 0, नेक्स्ट टाइम में मैंने ले लिया x - 5 = 0। अब इन दोनों ही समीकरण में यहाँ पे भी x है और यहाँ पर भी x है, लेकिन इस समीकरण की कंडीशन के अकॉर्डिंग तो x का मान आएगा -5, जबकि इस समीकरण के अकॉर्डिंग x का मान क्या आ रहा है? +5। तो चर राशि तो एक ही थी, लेकिन समीकरण के अकॉर्डिंग इनके मान क्या आ रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं। तो ऐसी राशियां जिनके मान प्रतिबंध के अनुसार निरंतर बदलते हैं, मान निरंतर बदलते रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? चर राशियां कहते हैं। अब इन चर राशियों में जो भी अल्फ़ाबेट लेते हैं हम, जैसे ABC ले लिए, XYZ ले लिए, या कई बार P Q स्मॉल लेटर में हम जो भी मान ले लेते हैं, ये सब किसको डिनोट करते हैं? चर राशियों के। तो ये तो हमारी थोड़ी सी जनरल नॉलेज हमने ली कि चर और अचर राशियाँ क्या होती है। तो इस प्रश्नावली में जैसे हम नाम सुनते आए हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो सबसे पहले हम रैखिक समीकरण का मानक रूप देख लेते हैं कि हम कैसे पहचान करेंगे कि रैखिक समीकरण किस तरीके से पहचानी जाती है। तो इसका हम मानक रूप लें। रैखिक समीकरण जो दो चर में है उसका मानक रूप ax + by + c, चूँकि समीकरण है तो बराबर में 0। अगर बराबर में लेस देन और ग्रेटर देन होता तो वो क्या कहलाती? व्यंजक कहलाता। और अगर हम बराबर में 0 रह रहे हैं तो ये क्या कहलाएगी? समीकरण कहलाएगी। क्योंकि यहाँ x और y क्या आ रहे हैं? दो चर आ रहे हैं। यहाँ x और y क्या है? दो चर हैं, और इसलिए इसी को क्या कहा गया है? दो चर वाली रैखिक समीकरण। चर राशि है x व y, और यहाँ पर अचर राशि है c, जिसको हमने क्या लिया है? यहाँ अचर राशि होगी। साथ में ही ये भी क्या है? अचर राशियाँ। लेकिन इसके साथ हम क्या लगाएंगे? वास्तविक संख्याएं या अंक लिखेंगे। तो यही क्या कहलाता है? हमारे दो चर की रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। इस मानक रूप को एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं हम। जैसे मान लो हमने इस तरीके से लिख दिया, और अगर हम इसका पक्षांतरण कराएंगे तो इस तरीके से, तो ये क्या कहलाएगी? चाहे इस फॉर्म में लिखो चाहे इस फॉर्म में, ये द्विचर की रैखिक समीकरण कहलाती है। अब हम बात करेंगे रैखिक समीकरण युग्म की। पहले हमने देखा था रैखिक समीकरण का मानक रूप। अब आपने हेडिंग पे गौर किया होगा तो हमने समीकरण के साथ एक शब्द और जोड़ दिया है, युग्म। तो युग्म का क्या मतलब होता है? अगर हम दो रेखाओं का जोड़ा लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण युग्म। तो इसका व्यापक रूप क्या होगा उसको भी हम लिख लेते हैं।
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या कहलाता है? इसका व्यापक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। अब इसके आधार पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको हम देखेंगे। तो उसके लिए आपके बुक्स में एक टेबल दी हुई है, उस टेबल को हम कैसे सरल फॉर्म में याद करेंगे, कैसे उसको समझेंगे, तो उसको थोड़ा सा हम यहाँ इजी फॉर्म में लिख लेते हैं कि क्या मतलब है, कैसे हम दो रैखिक समीकरणों को देख के उनकी प्रकृति बता सकते हैं। यानी दो रेखाएं होगी तो उनकी क्या कंडीशन होती है, या तो वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी। एक कंडीशन क्या होगी कि मान लो दो रेखाएं हैं, वो आपस में पहली कंडीशन तो हो कि वो किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो, या दूसरी कंडीशन क्या होगी कि या एक रेखा ठीक दूसरी रेखा के ऊपर स्थित हो। तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? समपाती रेखाएं। पहली कंडीशन में या तो वो प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से प्रदर्शित होगी, तो उसको कहते हैं समपाती रेखा। तीसरी कंडीशन क्या होगी कि एक रेखा दूसरी रेखा के एकदम बराबर दूरी पर स्थित हो, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। तो रैखिक समीकरण युग्म से ये जो दो रेखाएं प्रदर्शित हो रही है, इनकी तीन ही संभव स्थितियां हो सकती है, प्रतिच्छेद, समपाती या समांतर। तो हम बीजीय व्यंजकों के रूप में इनको देख के बताएं कि किस तरीके से कौन सी रेखा किस प्रकृति की होगी, इसके लिए हमें एक सारणी याद करनी होगी। तो आइए हम बनाते हैं उसी सारणी को। तो जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसके लिए मैंने बताया कि हमें ये सारणी याद करनी होगी। तो इस सारणी को किस तरीके से सरल रूप में याद करें बिना रटे, तो उसका हम एक तरीका देख लेते हैं। तो हमें दे रखी है इस फॉर्म में हमारी रैखिक समीकरण युग्म, और इसके जो ये गुणांक है a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनकी अगर हम तुलना कराएं तो हम बिना ग्राफीय निरूपण द्वारा भी बता सकते हैं कि इन रेखीय समीकरणों से किस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो कैसे पता करेंगे? तो हम सबसे पहले ये जो गुणांक दे रखे हैं इनकी तुलना करवाते हैं। तो हमने लिया दोनों समीकरणों के a1 a2 और b1 b2। अगर ये अनुपात बराबर नहीं होंगे, कौन सी कंडीशन होगी? अभी अभी जब हमने ये सारणी बनाई उससे पहले मैंने बताया था कि इन रैखिक समीकरण युग्म की तीन ही कंडीशन हो सकती है रेखाओं को निरूपित करने की, या तो वो प्रतिच्छेदी हो, या समपाती हो, या समांतर हो। तो तुलना द्वारा क्या कंडीशन बनती है उसको और हम देख लेते हैं। तो एक कंडीशन तो ये है कि जब अनुपात बराबर ना हो। दूसरी कंडीशन क्या हो कि जब अनुपात तीनों ही बराबर हो। जैसे हमने तीनों के अनुपात ले लिए a1 a2 b1 b2। अब आप सोच रहे होगे यहाँ तो दो लिए, यहाँ तीन, तो इसकी क्या कंडीशन है कि पहले में तो हमने सिर्फ दो अनुपात लिए और दूसरे में तीन लिए और नेक्स्ट में भी हम तीन लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें अगर यहाँ पे भी बराबर नहीं होता है तो नेक्स्ट चाहे बराबर हो या नहीं हो, वो बराबर नहीं के बराबर ही माना जाएगा कि वो बराबर नहीं है। यहीं से हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, इसलिए हमने इतना ही इसका अनुपात लिया। थर्ड क्या कंडीशन होती है? जिसमें पहले दो अनुपात तो बराबर हो, लेकिन तीसरा वाला जो ये अनुपात है C1 और C2 वाला, कि a1 a2 b1 b2 तो बराबर है, लेकिन ये C1 C2 अनुपात बराबर नहीं है। तो इन तीनों कंडीशनों से हमारे निकाय किस तरीके के बनेंगे? क्योंकि जो आपकी बुक में सारणी बनी हुई है वो थोड़ी सी अनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक तो यहाँ से फाइंड आउट होता है। क्या फाइंड आउट होता है यहाँ से क्वेश्चन? कि पहला तो हमें पूछा जाता है कि इस तरीके की समीकरण युग्म देके कि वो निकाय संगत है या असंगत। तो उसको कैसे याद रखेंगे? या तो वो बराबर नहीं है या तीनों ही बराबर है। तो इन दोनों ही कंडीशनों में निकाय क्या होगा? संगत। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि अगर बराबर नहीं है तो भी निकाय संगत, और बराबर है तो भी निकाय क्या होगा? संगत ही होगा। अगर दोनों के बीच की स्थिति है, क्योंकि थर्ड जो कंडीशन आई है,
थर्ड कंडीशन क्या आई है, इसके और इसके बीच की कंडीशन है कि शुरू के तो बराबर है और लास्ट वाले अनुपात क्या है, बराबर नहीं है। तो बीच की स्थिति को हम क्या कहेंगे कि ये निकाय किस तरीके का है, यह निकाय असंगत है। और यही 10th के बोर्ड के एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, समीकरण दे के कि निकाय संगत है या असंगत, वो बताइए। तो हम सीधा अनुपातों की तुलना कराएंगे इस सारणी के फॉर्म पर और इस हिसाब से आंसर देंगे। बराबर नहीं है या तीनों बराबर है तो निकाय संगत, और दोनों के बीच की कंडीशन है तो निकाय क्या आ जाएगा, असंगत। अब बात आती है ग्राफीय निरूपण या रेखाओं की प्रकृति की, जो कि अभी मैंने पहले भी एक शॉर्ट फॉर्म में बताया था। और यहाँ फिर से हम देखते हैं कि इस सारणी के फॉर्म में हम कैसे अनुपात होंगे जिससे बता पाएंगे कि रेखाएं किस प्रकृति की है। तो पहली कंडीशन जो है जिसमें ये बराबर नहीं है, प्रथम दो अनुपात क्या है, बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इनका ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे भी बनेगा वो किसी एक बिंदु पर रेखा क्या करेगी, आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। और जहाँ पर ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उसके जो भी x y मान आएंगे उस प्रतिच्छेदी बिंदु के, वही क्या होगा, इसका हल होगा। और इस एक ही बिंदु पर हल करते हैं, इसलिए इस निकाय या इन रेखाओं का केवल एक हल, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है इसलिए इसका केवल एक हल। और इसी को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, अद्वितीय हल। दोनों का एक ही आंसर है, क्योंकि कई बार अद्वितीय हल कह दिया जाता है और केवल एक ही हल। अब इसको रटना नहीं है, कैसे निकाला, कैसे हम याद करेंगे, तो हमें पता है कि दो रेखाएं सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है, इसलिए उसका हल भी सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम, जिसमें तीनों बराबर हैं। तीनों बराबर है तो वो क्या हो जाएगा, निकाय तो संगत हो जाएगा, लेकिन रेखाएं कैसी बनेगी, वो रेखाएं बनेगी संपाती। कैसी बनेगी, संपाती रेखाएं। और संपाती रेखाओं का चित्र बनाएं अगर हम तो कैसे होगा, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा स्थित हो, यानी कि इस जगह इस जगह इस जगह हर जगह। ये तो मैंने यहाँ बनाया, मान लो आगे भी कहीं ये यहाँ ना स्थित हो गई, इस जगह आगे भी स्थित हो, तो ये इस तरीके से हम कई बिंदु इस पे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये हर बिंदु पर दूसरी रेखा को इस तरीके से क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है या स्पर्श कर रही है। प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो हर बिंदु पर स्पर्श कर रही है, इस जगह इस जगह। तो अनेक बिंदु आने के कारण इसके हल भी क्या होंगे, अनेक, अनंत या अपरिमित हल होंगे। इस तरीके के अलग अलग शब्द लेते हैं, लेकिन हमें मेन इसका पर्पस समझना है कि संपाती रेखा में प्रत्येक रेखा दूसरी रेखा को हर बिंदु पर स्पर्श करती है, इसलिए हल भी अनेक होंगे, अपरिमित होंगे या कई हल होंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं, जब हमारे प्रथम दो अनुपात तो बराबर हो और लास्ट वाला अनुपात बराबर नहीं हो, तो इस कंडीशन को में हमारा निकाय तो क्या हो जाएगा, असंगत, और रेखाओं की प्रकृति कैसी हो जाएगी, समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं किस तरीके की बनेगी कि एक रेखा और उससे ठीक बराबर दूसरी रेखा, इन दोनों के बीच की दूरी ये जो आ रही है, ये क्या आ रही है, हर जगह बराबर आ रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जब भी हमारा ग्राफ बनेगा तो इस टाइप का बनेगा। जरूरी नहीं ऐसा बने, हो सके ऐसा खड़ी रेखाओं में भी हमारे समांतर रेखाएं आ जाए, तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो इसको देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों रेखाएं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही। देखते हैं हम कि ये रेखा और इस रेखा में कितना गैप है, तो कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो हल कितने होंगे, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही है। या हम हलों की संख्या पूछें तो ये भी कई बार ऑप्शन में आ जाता है शून्य हल, तो एक ही बात है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि सिर्फ एक ये दो जो रेखिक समीकरण युग्म थे, इसके अनुपातों की तुलना करके एक तो रेखाओं की प्रकृति बता दी, दूसरा हलों की संख्या बता दी, और तीसरा निकाय के बारे में बता दिया।
10th बोर्ड के एग्ज़ाम में इन तीनों पे ही एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। या तो निकाय पूछ लिया जाता है कि निकाय किस तरीके का होगा, संगत होगा या असंगत, बराबर हो या बराबर नहीं हो, अनुपात बराबर नहीं या हो दोनों में संगत, और बीच की स्थिति में असंगत। या फिर क्या पूछ लिया जाता है, ग्राफीय निरूपण किस प्रकार का होगा। ग्राफ बनाने को नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक नंबर में उसका क्या पूछ लिया जाएगा कि ग्राफीय निरूपण कैसे होगा, सिर्फ इन दो समीकरणों को देख के बताइए। तो उस कंडीशन में हम क्या बता सकते हैं, अगर बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी होगी, बराबर तीनों अनुपात बराबर हैं तो संपाती होगी, अगर दो बराबर और एक बराबर नहीं है तो वो समांतर रेखा होगी। अगला पूछा जाता है हलों की संख्या, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बीजीय निरूपण के बारे में अक्सर नहीं पूछा जाता। क्या पूछते हैं, समीकरण दे के बताइए इन समीकरणों के हलों की संख्या कितनी होगी। तो जब प्रतिच्छेद करेगी तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो केवल एक ही हल होगा, जिसको हम अद्वितीय हल कहते हैं। अगर संपाती रेखाएं हैं तो हर बिंदु पर स्पर्श कर रही है तो अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे, और अगर समांतर रेखाएं आ जाए इस तरीके की तो कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि वो एक दूसरे को कहीं पर भी स्पर्श भी नहीं कर रही, प्रतिच्छेद भी नहीं कर रही। इस तरीके से सरल फॉर्म में हमने ये सारणी याद की। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।